नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटिक क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था प्रस्ताव के बारे में, जिसको हमने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। उसके आगे हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, और इसमें हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की और निंदा प्रस्ताव की। ठीक है, ये डिस्क्लेमर मैंने पहले वाली क्लास में दे दिया था। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब कैमरा फटाक से ऑन होता है तो दिमाग एकदम से शून्य हो जाता है। आप भी महसूस करेंगे, कभी कैमरे के सामने बोलने की कोशिश कीजिएगा तो होता है। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ स्टूडेंट के सामने तो मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं उस तरीके से, क्योंकि आप नॉर्मली आते हैं, थोड़ा सा इंट्रैक्शन होता है, बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। आपने कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, बात हो गई। यहाँ पर आप सिर्फ दर्शक होते हैं और मैं सिर्फ वक्ता होता हूँ। तो मैं सिर्फ बोलता हूँ, वो कैमरा तो मेरे से बात करता नहीं है, वो तो केवल रिकॉर्ड करता है। तो कई बार वो जो एक टीचर वाली जो एक होती है ना, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं निकल के आती हैं। हालांकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं कर ले जाता हूँ, लेकिन कई बार वो होता है जैसे ही कैमरा टक से ऑन होता है और दिक्कत कई बार हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल अपनी क्लास पर लौटते हैं और बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव। कई लोगों की शिकायत है कि मैं बहुत छोटा लिखता हूँ। ये शिकायत आपकी बिल्कुल जायज़ है। कोशिश करता हूँ बड़ा लिखने की, मैं कॉपी में भी छोटा ही लिखता हूँ। और ये बचपन से शिकायत रही, इसके लिए काफ़ी मैं दंडित भी हुआ हूँ अध्यापकों के द्वारा। लेकिन ये ऐसी समस्या है जो मेरे जीवन के साथ लगता है समाप्त होगी। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि जब विश्वास ना रह जाए, है कि नहीं, जब विश्वास ही ना रह जाए तो फिर क्या। तो अविश्वास प्रस्ताव वही वाली धारणा है कि विश्वास ही नहीं है। किसको विश्वास नहीं है, किसमें विश्वास नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। आपके भारतीय संविधान के भाग 5 यानी कि संघ में एक अनुच्छेद है 75, 75। इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस कथन का मतलब क्या होता है, ये कथन क्या कहना चाह रहा है। इस कथन का मतलब होता है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकती है, यानी कि उसको त्यागपत्र देना होगा, छोड़ना होगा। तो उसका मतलब इससे क्या होता है कि यदि आपने लोकसभा में बहुमत खो दिया तो आप सरकार में नहीं रह सकते। तो आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। देना पड़ता है। ठीक है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
अब अविश्वास प्रस्ताव पर आते हैं। ये भूमिका जरूरी था, नहीं तो आप अविश्वास प्रस्ताव को नहीं समझ पाते। अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः विपक्षी पार्टियों के नेता लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो सरकार वर्तमान में शासन कर रही है, सत्ता चला रही है, उसके पास अब नंबर्स नहीं है। नंबर्स नहीं होने का मतलब क्या होता है? लोकसभा में उसके पास सदस्यों की संख्या इतनी नहीं है जितनी बहुमत के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? आधे से अधिक। जैसे अगर 100 सीट है तो 51 सीट। ठीक है, तो जो विपक्षी दल के लोग होते हैं वो हमेशा बुरा गणित लगाते रहते हैं। अच्छा, ये फलाने पार्टी का कट गया, ढिमाके पार्टी का कट गया, ये नेता उसी पार्टी का कट सकता है, तो वो ऐसा नंबर जोड़ते घटाते रहते हैं। जिस दिन उनको ये लगता है कि अब ये पार्टी अपना बहुमत प्रूफ नहीं कर पाएगी, उस दिन सरकार गिर जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार देखिए, जब एक ओर से गिरा था। मायावती का वो बयान याद कीजिए, आरिफ मोहम्मद खान बटन दबाओ, कोई बटन दबाते ही सरकार गिरती है। तो कुल मिलाकर के, या अभी आप विधानसभाओं में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार गिरी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ की सरकार गिरी, फिर से कमल की सरकार बनी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो विपक्षी दल के लोग होते हैं, जब उनको ये लगता है कि अब नंबर्स हमारे पक्ष में है, यानी कि उनके कुछ विधायक से आपका परिचय हो गया है, उन्होंने उस पार्टी को उससे त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या हो गया? बहुमत का आंकड़ा छोटा हो गया। अब बहुमत का आंकड़ा जब छोटा हो गया और आपके पास नंबर आ गया, तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं सदन में, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को, यदि विधानसभा की बात हो तो मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। और ये भारतीय परंपरा में खूब होता है, जम के होता है। केंद्र की पॉलिटिक्स में ये घटनाएं 2004 के बाद से देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो सरकार बनी है वो चली है लंबे समय, या यूँ कहें कि 1999 के बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 2004 तक, उसके बाद से ऐसा देखने को नहीं मिला है। उससे पहले खूब होता था, और ये हुआ 75 छिहत्तर में इमरजेंसी, 75 में इमरजेंसी के बाद में होता है, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, उसके बाद में चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन एक स्टेबिलिटी फिर आती है, इंदिरा गांधी जीतती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 84 में। उनके बेटे राजीव गांधी बनते हैं, वो अपना एक कार्यकाल 89 तक पूरा करते हैं। 89 से लेकर के 98 तक 9 साल एक अस्थिरता का दौर होता है, जिसमें थोड़ा सा टेन्योर जो है वो नरसिम्हा राव जी का है जो पूरा कर पाते हैं। बाकी कई प्रधानमंत्री बनते हैं, इसमें चंद्रशेखर राव बनते हैं, सॉरी चंद्रशेखर राव नहीं, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर बनते हैं, बीपी सिंह बनते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं, श्री देवगौड़ा बनते हैं, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्योंकि सरकारें बहुत गिर रही थी, बहुत सारे नेता इधर से उधर जा रहे थे, नए नए दल इधर उधर बदलाव कर रहे थे, तो अस्थिरता का ये दौर था। ठीक है, और विधानसभाओं में तो अभी भी ये खूब होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? सरकार को क्या प्रूफ करवाने के लिए कि आप दिखाइए कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है, और अगर बहुमत आपके पास नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए। अब इसके लिए होता क्या है? ऐसा तो है नहीं कि विपक्षी पार्टियां रोज सरकार को परेशान करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाती रहीं, क्योंकि वहां पर नेता बैठे, उनको पता होता है कि नंबर हैं तभी वो लाते हैं। इसके लिए ये व्यवस्था है कि कम से कम 50 एमपी का समर्थन होना चाहिए, यदि ये संसद की बात हो रही है। बात अगर विधानसभा की होगी तो उसकी कंडीशन है, ठीक है, हम यहाँ पर संसद की बात कर रहे हैं। तो 50 एमपी का क्या होगा? समर्थन होगा, और या एक तरीके से सहमति पत्र होगा, उसके बाद में आप ये प्रस्ताव ला सकते हैं। ये प्रस्ताव आप लाते हैं, यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब इसमें सरकार करती क्या है? सरकार इसके खिलाफ वोट करती है और इस प्रस्ताव को पास होने के लिए रोकती है। यहीं पर आप एक चीज देखेंगे, विश्वास प्रस्ताव भी होता है। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? सरकार स्वयं लाती है।
कई बार ऐसा बहस होता है, जैसे राजनीति में बहुत सारे चीज़ें इशारों से काम करती हैं, तो सरकार अपना अपना बहुमत दिखाने के लिए विश्वास प्रस्ताव ले आती है और उसको पास करके दिखा देती है कि इतने हमारे पास संख्या बल है और ये हमारा वोट है और आप देख लीजिए हमारे पास जो है बहुमत है। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार लेके आती है, इसमें किसी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सिंपली ये पास हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में ये होता है अमूमन कि व्हिप जारी किया जाता है, हर दल के नेता उपस्थित होते हैं, वोटिंग होता है और उसके बाद में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका अविश्वास प्रस्ताव। इसके बाद में हम देखेंगे निंदा प्रस्ताव। प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव यह भी बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह इस उद्देश्य से लाया जाता है कि किसी मंत्री के कार्य या मंत्री परिषद के कार्य की आलोचना की जा सके। इसके पास होने के बाद में यह आवश्यक नहीं है कि पूरा मंत्री परिषद इस्तीफा दे दे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के क्रम में आपने देखा था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए कई बार स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा गया है और कई बार यूपीएससी में भी सवाल पूछा है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक अंतर है वो जान लीजिए आप कि पहला अंतर तो ये है कि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ होता है। निंदा प्रस्ताव दोनों के खिलाफ हो सकता है, यानी कि मंत्री परिषद के खिलाफ भी हो सकता है और किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का काम होता है सरकार के बहुमत को सिद्ध करवाना, यानी कि उससे यह दिखाना कि उसका बहुमत है कि नहीं है। उसका उद्देश्य होता है सरकार गिराने का, लेकिन निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार गिराने का नहीं होता है, बस सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना करने का होता है। तीसरा, यदि निंदा प्रस्ताव पास होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बेसिक अंतर कई बार पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो ये था आपका अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर। कुछ एक और कार्यवाहियाँ उसमें बची हुई, जैसे अनिश्चित दिवस क्या होता है, औचित्य प्रश्न, आधे घंटे की बहस, अल्पकालिक चर्चा। तो इन सब पर हम अगले क्लास में संभवतः चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे इसी संसद के टॉपिक में। संसद बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट आधा समाप्त हो गया है, आधा भी बचा हुआ है और एक आध हफ्ते में हम इसे समाप्त कर लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय को बॉक्स में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत